हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो गौरैया, जिसके लेखक है भीष्म साहनी। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें लेखक ने अपने बचपन में घटी एक घटना का वर्णन किया है, जब वो बहुत छोटे थे और जिस घर में वो उस समय रहते थे। उनके घर में पशु पक्षियों का बसेरा था। मतलब कोई भी पशु पक्षी वहां पर आते जाते रहते थे, और उस पर उनके माता पिता की जो प्रतिक्रिया थी, उनका जो रिएक्शन होता था, उसका उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि जिस घर में वो रहते थे वहां पर सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, माँ, पिताजी और खुद लेखक। लेकिन उनके पिताजी कहा करते थे कि ये घर एक सराय है। सराय का मतलब होता है यात्रियों के ठहरने का स्थान या धर्मशाला। जब लंबी दूरी का रास्ता तय करना होता था ना, और रास्ते में रात पड़ जाती थी, तो लोग सराय में या फिर धर्मशाला में रहते थे। देखो, ये धर्मशाला या तो फ्री होती थी या बहुत कम इसका किराया होता था। ठीक है, तो वैसे ही लेखक के पिताजी कह रहे हैं कि ये जो पक्षी हैं, इनको जब अपनी लंबी दूरी का रास्ता तय करना होता है, तो ये हमारे घर पर रुक जाते हैं, जैसे तो हमारा घर एक सराय हो या एक धर्मशाला हो, और हम यहाँ मेहमान हैं। क्यों? क्योंकि घर का मालिक तो कोई दूसरा ही है। और वो कौन है? ये आते जाते पशु पक्षी। ठीक है। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डालना का मतलब होता है जमकर बैठ जाना। जो जगह आपकी नहीं है, लेकिन आप वहां पर गए और पूरे हक से वहां पर को रहने लगे, उसे कहते हैं डेरा डाल लेना। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी इस बात को इस तरह से कहते हैं कि जो भी पक्षी वो पहाड़ियों और घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली की तरफ आता है, दिल्ली पहुंचता है, तो वो सीधा उन्हीं के घर पहुंच जाता है, जैसे कि वो एड्रेस लेकर आया हो कि भाई हमको रास्ते में यहाँ पर रुकना है। और ये पहाड़ियों और घाटियों से आने वाले पक्षी कौन है? देखो, इतना तो आपको पता होगा कि सीजन के अनुसार पशु और पक्षी दोनों ही माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये उन्हीं पशु पक्षियों की बात हो रही है जो पहाड़ियों से और घाटियों से उड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। देखो बच्चों, जब भी पक्षी चहचहा रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है कि भाई पक्षी गा रहे हैं, है ना? तो लेखक कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि पक्षी गा रहे हैं, लेकिन जैसा कि उनके घर में कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी कभी तो तरह तरह की गौरैया पहुंच जाती हैं, और वो सब मिलकर इतना शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे ही फट जाएं। उन्होंने बताया था ना, उनके घर के पास घर के आंगन में आम का पेड़ है। ये वहीं पर की बात हो रही है, लेकिन जो झेल रहा है, जो सह रहा है, वही जानता है कि वो शोर कितना तकलीफ देता है। ऐसा लगता है मानो कान के पर्दे फट जाए। ठीक है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो बच्चों, अभी तक तो लेखक घर के बाहर का हाल बता रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि घर के अंदर का भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। बसना का मतलब होता है रहना, और बीसियों मतलब लगभग 20 के आसपास, मतलब बहुत ढेर सारे, अत्यधिक जिसे कहते हैं। और रात भर वो चूहे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद या फिर हंगामा। तो भाई, उन चूहों के भागने से दौड़ने से काफी हंगामा होता होगा, है ना? इतना कि वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। क्या क्या होता है देखो।
बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं वो चूहे जो वहां पर धमा चौकड़ी यानी उछल कूद मचा रहे हैं, वो क्या क्या करते हैं। वो कभी बर्तन गिराते हैं, कभी डिब्बे गिराते हैं तो डिब्बे के ढक्कन खुल जाते हैं, और कभी प्याले टूटते हैं। प्याले मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कप हो चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, ठीक है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, कोई चूहा टंकी के ऊपर बैठना पसंद करता है। तो इस तरह से उन्होंने उन चूहों के बारे में बताया है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। झांकना मतलब बस देखना और बिना कहे कुछ चले जाना, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये सब तो हैं, उनके अलावा बिल्ली भी उनके घर पे रहती है। वो हमेशा तो नहीं रहती, कभी कभी आती है और देख करके वो चली जाती है। इधर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है ये लेखक का घर, ये वो आम का पेड़, और ये लेखक के पिताजी, माताजी और ये खुद लेखक जब छोटे बच्चे थे, है ना। और यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी, तोता है, बिल्ली है, इधर गौरैया है, कौवा है, और ये एक और गिलहरी है ना। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो बच्चों, अभी बिल्ली की ही बात हो रही है कि कभी वो अंदर आकर के दूध पी जाती और कभी बाहर से म्याऊं कर कर चली जाती होगी, और ऐसा लगता होगा कि वो कह रही हो कि फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। देखो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि शाम होते होते, शाम पड़ते मतलब शाम होते होते, दो तीन चमगादड़ भी कमरे के आर पार, देखो उनके कमरे के दरवाजे खुले रहते होंगे, तो वो एक दरवाजे से आते होंगे और दूसरे दरवाजे से क्रॉस करते हुए चले जाते होंगे। कमरों के आर पार पर फैलाकर, पर मतलब पंख फैलाकर कसरत करने लगते हैं, ऐसा उन्हें देखकर लगता है। कसरत मतलब व्यायाम करना या फिर एक्सरसाइज करना। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लगता होगा, गुटरगू गुटरगू, है ना, इसीलिए कह रहे होंगे। इतने पर बस नहीं, मतलब इतना ही नहीं, ये सब तो हैं, उसके अलावा घर में छिपकलियां हैं, बर्रे हैं। अब बर्रे क्या हैं, देखो ये मधुमक्खी की तरह ही दिखते हैं। मधुमक्खी अलग है, बर्रा अलग है, मगर ये उड़ने वाले कीट हैं जो मधुमक्खी की तरह छत्ता बनाते हैं और उसी की तरह दिखते हैं। थोड़ा अलग है मगर उन्हें बर्रा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा चींटियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी फौज ने, यानी पूरी की पूरी आर्मी आ गई है और उसने छावनी डाल ली है। छावनी मतलब डेरा या फिर पड़ाव। जब बहुत ढेर सारे आर्मी वाले कहीं पर कोई इकट्ठे होते हैं तो वो उनकी छावनी कहलाती है, ठीक है। तो चींटियां इतनी ज्यादा हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि दो गौरैया वो उड़ती हुई आई और सीधा घर के अंदर घुसी और इधर उधर वो उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मकान देख रही हो। तो पिताजी ने कहा कि ये निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण का मतलब होता है गौर से देखना या जांच करना। और वो क्या जांच कर रही है कि उनके रहने योग्य ये मकान है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। तो बच्चों, जब पिताजी ने कहा कि भाई ये देख रही है कि ये घर उनके रहने लायक है भी या नहीं, तो वो किस तरह से देख रही थी। वो कभी किसी रोशनदान पर बैठती थी, कभी किसी खिड़की पर बैठती थी। इस तरह से वो पूरे घर को गौर से देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, ऐसा लग रहा था। और फिर वो जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है
और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो बच्चों इसके लगभग 2-1 दिन बाद क्या हुआ कि वो जो दोनों गौरैया थी वो उनके घर के ऊपर जो पंखा लगा था उसके गोले पर जाकर के वो बैठ गई और उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। इसका मतलब है उन्होंने अपना बिछावन का मतलब होता है बिस्तर, और यहाँ पर को चिड़िया का बिस्तर क्या है, उसका घोंसला है ना। और वो अपना सामान भी ले आई थी। सामान मतलब वही तिनके ला ला करके उन्होंने अपने लिए घोंसला बना लिया था, अपने लिए बिछावन बिछा लिया था। और मजे से वो दोनों वहां पर बैठी हुई थी घोंसले के ऊपर और गाना गा रही थी, जिसे देखकर इतना तो समझ आ गया था कि भाई ये जो निरीक्षण कर रही थी उसके बाद इनको वो घर पसंद आ गया था। इधर देखो, ये है वो पंखा और ये वो गौरैया। इसने क्या किया, उस पंखे के गोले में अपना घोंसला बना लिया। ठीक है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो क्या हुआ कि उस वक्त लेखक के माँ और पिताजी वहीं पर सोफे में बैठे होंगे और वो उस घोंसले की तरफ देख रहे होंगे। तब उनकी माँ ने कहा होगा कि भाई अब ये नहीं उड़ेंगे, अगर पहले हमने इनको उड़ा दिया होता तो ये उड़ जाती, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ। तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, पिताजी गुस्से से उठे और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी देखता हूँ ये गौरैया क्या चीज़ है मेरे आगे, इसको तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब गौरैयों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। व्यंग मतलब मजाक। ठीक है। तो माँ ने मजाक करते हुए कहा कि भाई चूहों को तो तुम भगा नहीं पाए, अब क्या इन चिड़ियों को निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू कहा। बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू करते। तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि जब भी माँ कोई बात व्यंग में कहे, व्यंग मतलब मजाक में कहे, मजाक करती हुई कहे, तो पिताजी उबल पड़ते हैं। उबल पड़ना मतलब होता है बहुत गुस्सा करना या फिर चिढ़ जाना। तो उनके पिताजी चिढ़ जाते होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो फौरन उठ खड़े हुए। फौरन मतलब तुरंत ही, उसी समय उठे और उन्होंने क्या किया, वो पंखे के नीचे जाकर के वो उन गौरैयों को भगाने के लिए कभी जोर जोर से ताली बजाते, कभी मुंह से शू की आवाज निकालते, अपनी बाहें झुलाते। बाहें झुलाना का मतलब होता है अपने दोनों हाथों को, अपनी दोनों बाहों को आगे पीछे करना या दाएं बाएं हिलाना। ठीक है। और कभी कभी वो जोर से उछलते, उछलते हुए सब कुछ करते हैं ना। तो इस तरह से वो कोशिशें कर रहे थे। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी जब कोशिश कर रहे थे तो गौरैयों ने सोचा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने नीचे की तरफ देखा, अपना सिर निकाल कर झांका और दोनों एक साथ चींची करने लगी, शायद एक दूसरे से कुछ कह रही होंगी। और ये सब देख करके माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। वो उनको हंसी आ गई और उनका हंसना देख करके लेखक के पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि माँ ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक करती हैं। मजाक सूझना मतलब मजाक करना। ठीक है। वो अक्सर मजाकिया मूड में ही रहती होंगी। तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा, देखो चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि भाई ये आदमी कौन है और इस तरह से क्यों नाच रहा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने लेखक के पिताजी को छेड़ा। ठीक है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। तो जब माँ ने छेड़ा तो पिताजी को और गुस्सा आया और वो और भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे और उन गौरैयों को भगाने की कोशिश करने लगे।
गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी और कोशिश करने लगे उसको भगाने की, तो वो जो गौरैया थी वो घोंसले से निकल करके दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। डेने का मतलब होता है पंख। वो पंख चाहे पंखे का हो या किसी चिड़िया का हो। डेना मतलब पंख। देखो पंखे में 3 पंख होते हैं, 4 या 5 पंख होते हैं, है ना। उसे डेना कहा गया है यहाँ पर। अब वो जो चिड़िया थी वो अपने घोंसले से निकली और एक दूसरे पंख के ऊपर जाकर के बैठ गई। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। देखो अगर एक गौरैया की बात हो रही है तो गौरैया इस तरह से लिखा होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा गौरैया की बात हो रही है तो गौरैया या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस देखो फिर से क्या है। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी, मतलब वो दोनों गौरैया की बात हो रही है। ठीक है, और ये सब कुछ देख करके उनकी माँ को फिर से हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था कि पिताजी का नाचना उनको अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही थी, कमरे के अंदर ही बनी हुई थी। और उनकी माँ ने कहा हंसते हुए कि भाई ये अब निकलेंगी नहीं, शायद इन्होंने यहाँ पर को अंडे दे दिए हैं। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। लाठी मतलब एक डंडा, ठीक है, बड़ा डंडा। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। देखो बच्चों, पिताजी गए बाहर और वहां से एक बड़ा सा डंडा उठा कर लाए। तो इस बीच क्या हुआ था कि वो जो गौरैया थी वो वापस आकर के अपने घोंसले में बैठ गई थी। इधर देखो गौरैया यानी 2 गौरैया। ठीक है, उन्होंने लाठी उठाई। लेखक के पिताजी ने लाठी उठा करके पंखे के गोले को ठकोरा। ठकोरना का मतलब होता है चोट मारना, या मतलब उस गोले को उन्होंने डंडे से मारा, ठक ठक करी, एक तरीके से नॉक करा जैसे कि। ठीक है, तो वो जो चिड़िया थी वो चींची करती हुई पर्दे के डंडे पर चली गई। दोनों देखो बैठी लिखा है और गौरैया, ठीक है, तो वो दोनों उड़ी और जाकर के पर्दे के डंडे में बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। तो बच्चों इतनी कोशिश करने के बाद भी वो कमरे से बाहर नहीं गई, बल्कि घोंसले से निकल करके वो कहाँ चली गई? पर्दे के डंडे पर। तो माँ ने हंसते हुए मजाक करते हुए कहा कि इतनी तकलीफ करने की जरूरत ही क्या थी, सिर्फ पंखे पर से ही हटाना था तो पंखा ऑन कर देते, पंखा चला देते मतलब पंखा ऑन कर देना, तो ये उड़ ही जाती, क्योंकि बाहर तो गई नहीं है, अभी भी अंदर ही है ना। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। लपके मतलब उस तरफ वो गए, भागे, दौड़े, या उस तरफ को वो गए। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो जब पिताजी दोबारा उस तरफ दौड़े तो उनमें से एक तो चली गई किचन के दरवाजे पर और दूसरी सीढ़ियों वाले उस तरफ खुलने वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंसती। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो माँ ने मजाक करते हुए कहा कि भाई एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी सब बंद करो। सारे दरवाजे खुले छोड़ करके तुम गौरैयों को बाहर भगा रहे हो। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। भाई गुस्सा तो लेखक पर भी निकलना था, क्योंकि वो सिर्फ खड़े खड़े देख रहे थे। तो पिताजी ने उन्हें झिड़क कर मतलब गुस्से से कहा, डांटते हुए कहा। क्या कहा? कि जाओ दरवाजे बंद करो। ठीक है, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चीं चीं करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे।
तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि पिताजी ने फिर से लाठी उठाई और गौरैयों पर उन्होंने हमला बोल दिया, मतलब उनको फिर से भगाने की कोशिश करने लगे। और इसी सब में एक बार क्या हुआ, पिताजी के हाथ से लाठी छूटी होगी, देखो झूलती लाठी लिखा है ना, तो उससे उनके हाथ से शायद लाठी छूटी होगी और वो माँ के सिर पर लगते लगते बची। और चींची करती हुई चिड़ियाएं कभी इधर भागती कभी उधर भागती, कभी वो एक जगह बैठती कभी दूसरी जगह। और लास्ट में क्या हुआ कि वो किचन की ओर जो उन्होंने खुला दरवाज़ा छोड़ा था ना, वहां से वो बाहर निकल गई। ये सब देख करके माँ ने तालियां बजाई और पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी, मतलब दीवार के सहारे उन्होंने लाठी खड़ी कर दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। छाती फैलाए मतलब गर्व से, मतलब भाई देखो मैंने चिड़ियों को भगा दिया। इस तरह से वो बड़ा अच्छा महसूस करते हुए वो कुर्सी पर बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो बच्चों इस तरह से उनको भगाने के बाद लेखक के पिताजी ने हुक्म दिया, हुक्म मतलब आदेश दिया कि अब ये दरवाजे बंद करो, आज के दिन इन दरवाजों को बंद रखो। और ये चिड़िया जब एक दिन अंदर नहीं आ पाएंगी ना, तो खुद ब खुद घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। तो बच्चों अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी, क्या हुआ, उस पंखे के ऊपर से उस घोंसले से फिर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी। और ये सब देख करके लेखक की माँ खिलखिला करके फिर से हंस दी। और जब लेखक ने ऊपर देखा तो वो दोनों गौरैया उस अपने घोंसले में मौजूद थी मतलब उपस्थित थी, वहां पर को वो थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। माँ ने कहा देखो वो उस दरवाजे के नीचे से आई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। तो बच्चों जैसा कि लेखक की माँ जो है वो गौरैयों को भगाने के लिए मदद तो कर नहीं रही थी, बस वो मजाक कर रही थी और बात बात पे पिताजी को छेड़ रही थी। इस बात पर पिताजी को फिर से बहुत गुस्सा आ गया। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े मतलब उनके पीछे पड़ गए। किसी के पीछे पड़ जाना या फिर धावा बोलना। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। ठूस देना का मतलब होता है जबरदस्ती कोई चीज अटकाना, टाइट से फिट कर देना। उन्होंने दरवाजे के नीचे जो जगह बची थी ना, वहां पर को कपड़े डाल दिए, टाइट से डाल दिए ताकि कोई छेद ना रह जाए और वो चिड़िया दोबारा ना आ पाए। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। किस पर? गौरैयों पर। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। बच्चों रोशनदान सबको पता है ना, दरवाजे के ऊपर या कई बार बड़ी खिड़की के ऊपर से एक छोटी सी खिड़की होती है जिसको रोशनदान कहते हैं। वो रोशनदान खुलने वाला भी होता है या फिक्स होता है। वो कमरे में रोशनी के लिए अक्सर बनाया जाता है, हवा और रोशनी के लिए। ठीक है, तो जब एक बार फिर पिताजी ने उन गौरैयों को भगाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो फिर से कमरे में आ गई। इस बार कहाँ से आई थी? रोशनदान से, क्योंकि उस रोशनदान का एक जो शीशा था वो टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो बच्चों क्या लगता है लेखक की माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखो वो चिड़िया जाने का नाम नहीं ले रही थी, कहीं ना कहीं से वो बार बार कमरे के अंदर आ रही थी, है ना। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि शायद उन्होंने अंडे दे दिए होंगे, क्योंकि सिर्फ घोंसले के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगी। ठीक है, यही अंदाजा लगाते हुए लेखक की माँ ने लेखक के पिताजी से कहा कि देखो जी अब इनको मत निकालो, हो सकता है इन्होंने अंडे दे दिए हों। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। तो भाई ये सब बातें सुनकर के पिताजी पहले से ही गुस्से में तो थे ही,
अब वो और गुस्से में है। उन्होंने कहा, क्या मतलब, क्या चाहती हो कि मैं अपना कालीन बर्बाद करवा लूं? कालीन का मतलब होता है गलीचा या कारपेट। देखो, हो सकता है उस फैन के नीचे जहां पर वो घोंसला है उसके नीचे उन्होंने एक कारपेट बिछा रखा हो, और जब वो तिनके वगैरह वहां पर रख रही हो या चिड़ियों की किसी भी हरकत से नीचे कुछ कूड़ा वगैरह गिर रहा हो जिससे वो कालीन गंदा हो रहा हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या चाहती हो कि मैं अपना कालीन बर्बाद करवा लूं। और ऐसा कहकर वो कुर्सी पर चढ़े और उन्होंने रोशनदान में भी कपड़ा ठूस दिया। ठूसना मतलब बताया था ना, टाइट से लगा देना, फिक्स कर देना, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर से लाठी उठाई, उसको झुलाकर मतलब उसको लहराते हुए उन्होंने चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ना मतलब भगा देना। और वो चिड़िया पिछले आंगन यानी पीछे की तरफ जो आंगन है उसकी दीवार पर जाकर बैठ गई। इतने में रात पड़ गई। रात पड़ना मतलब रात हो जाना, ठीक है। इतना होते होते रात हो चुकी थी। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। तो बच्चों, सभी ने खाना वगैरह खाया और वो ऊपर के कमरे में जो उनका बेडरूम होगा वहां जाकर सो गए होंगे। लेकिन जाने से पहले जब लेखक ने आंगन में झांक कर देखा तो वो चिड़िया वहां पर नहीं थी। कहां पर? आंगन की दीवार पर, ठीक है। तो लेखक ने समझा कि भाई लगता है इनको अक्ल आ गई, मतलब ये समझ गए हैं कि हम इनको यहाँ नहीं आने देना चाह रहे, इसलिए ये हार मान करके यहाँ पर से चली गई है दूसरी जगह, ठीक है। दूसरे दिन इतवार था। इतवार मतलब रविवार या फिर संडे। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। तो बच्चों, जैसा कि दूसरे दिन संडे था और सुबह उठकर जब वो लोग नीचे आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा कि वो दोनों गौरैया वहीं पर मौजूद थी, मतलब अपने घोंसले पर ही थी और मजे से बैठी हुई मल्हार गा रही थी। अब ये मल्हार क्या है बच्चों? आपकी बुक का नाम भी मल्हार ही है ना? तो मल्हार संगीत का एक राग होता है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वो बेफिक्र होकर के चहचहा रही थी, चींची कर रही थी। ये सब देख करके भाई पिताजी को फिर से गुस्सा आया। उन्होंने फिर लाठी उठाई, लेकिन आज उनको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी उड़ गई होंगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। तो लेखक बता रहे हैं कि ये अब रोज का रूटीन हो गया था कि दिन में उनको बाहर भगा दो और वो बाहर चली जाती, लेकिन रात के समय जब हम लोग सो जाते थे तो पता नहीं कहाँ से वो अंदर आकर के अपने घोंसलों में बैठ जाती थी। उनको कैसे पता चलता? क्योंकि जब सुबह वो उठकर देखते होंगे तो हर रोज वो सुबह उनको अपने घोंसले में दिखाई देती होंगी, ठीक है। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। तो बच्चों, ये रोज का रूटीन हो चुका था और अब इसके बाद लेखक के पिताजी भी परेशान हो गए थे, क्योंकि रोज उनको लाठी उठा करके उनको भगाना होता था। तो लेखक कह रहे हैं कि आखिर कोई कब तक ये काम कर सकता है, कब तक लाठी झुला सकता है। और पिताजी बार बार कहते थे कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, मतलब तुम बार बार आओ, मैं तुमको बार बार भगाऊंगा, ये मत सोचना कि मैं हार मान लूंगा। लेकिन अब तक वो भी तंग आ चुके थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो बच्चों, जब उनकी सहनशीलता चुक गई, सहनशीलता मतलब सब्र है ना, और चुक गई का मतलब होता है समाप्त हो गई। तो जब उनका सब्र समाप्त हो गया, उनकी वो इससे ज्यादा नहीं झेल पा रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो गौरैया के घोंसले को ही तोड़ देंगे, उसको वो नोच कर निकाल देंगे, ठीक है। और वो फौरन मतलब तुरंत ही वो बाहर गए और वहां से स्टूल को उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए।
किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। तो उनको बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो उसका घर तोड़ दो। और यही सोच करके उन्होंने स्टूल के ऊपर लाठी लेकर वो चढ़ गए और उन्होंने घोंसला तोड़ने की कोशिश करी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो बच्चों, घोंसले में अनेक तिनके, देखो घोंसला तिनकों से बना होता है ना, और कई सारे तिनके बाहर की तरफ को लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गौरैयों ने अपने घोंसले को सजाने के लिए झालर टांग रखी हो। झालर मतलब लहरदार किनारा जो होता है। कुछ तिनके बाहर की तरफ को लटक रहे होंगे। तो पिताजी ने क्या किया कि अपनी लाठी उस सूखी घास के जो तिनके थे उन पर जमाए, मतलब उन पर अटकाए, और दाएं बाएं तरफ को उसको हिलाने लगे। और उसमें से दो तिनके जो है वो फरफराते हुए, मतलब लहराते हुए, फरफराना मतलब लहराना, लहराते हुए वो नीचे की तरफ गिरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल आए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल आएंगे। तो ये सब देखते हुए माँ ने फिर मजाक करी। उन्होंने कहा कि भाई शुक्र है दो तिनके तो निकल आए, अब धीरे धीरे बाकी 2000 भी निकल ही आएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो लेखक को अचानक याद आया कि भाई वो बाहर दीवार पर बैठी रहती हैं। और लेखक ने बाहर आंगन की तरफ देखा तो उनको वो दोनों गौरैया वहीं पर बैठी हुई नजर आई। वो चुपचाप से दीवार पर बैठी थी और कुछ दुबला भी गई थी। दुबलाना का मतलब होता है कमजोर हो जाना। और वो आज चहक भी नहीं रही थी। चहकना चिड़ियों की जो आवाज होती है ना, चहचहाना, वही। तो वो कह रहे हैं कि वो चींची भी नहीं कर रही थी और वो कुछ दुबला सी गई थी, काली काली हो गई थी, मतलब कुछ कमजोर सी हो गई थी, दुखी थी और उदास थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? पिताजी ने लाठी का सिरा, सिरा मतलब जो उस लाठी का दूसरा हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा जो था, वो घास के तिनकों पर अटकाया और वहीं पर रखे रखे घुमाया, मतलब वो गोल गोल घुमाने लगे, उन तिनकों को वहीं पर उस डंडे में फंसाने लगे। ठीक है। और घोंसले के जो लंबे लंबे तिनके थे वो उस लाठी के सिरे पर लिपटने लगे, मतलब वो उसमें अटकने लगे। क्या घोंसला आपने देखा है कभी? देखो उसमें क्या होता है, तिनके आपस में एक दूसरे के साथ लिपटे रहते हैं, है ना। तो एक तिनका निकला तो दूसरा भी उसके साथ निकल आया। इस तरह से कई सारे जो तिनके थे वो उस पर लिपटने लगे। वे लिपटते गए, क्या वो जो तिनके थे, और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। बच्चों, जब वो उसको लपेटते गए तो क्या हुआ था, तिनके उसके इर्द गिर्द का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, इधर उधर या चारों ओर। तो उस लाठी के चारों ओर वो खिंचते चले आने लगे और उस लाठी के सिरे के चारों ओर वो लिपटने लगे। सूखी घास और रुई की फाहें और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा चोर की आवाज आई, चींची चींची। तो बच्चों, जब वो उसे खोल रहे थे, खींच रहे थे, उस घोंसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो सूखी घास के तिनके तो आए, उसके अलावा रुई की फाहें, कॉटन टाइप का जो है, पतले पतले उसके रेशे, फाहें मतलब रेशे, और धागे, ऊन वगैरह भी उन्होंने घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। और थिगलियाँ, थिगलियाँ का मतलब होता है कपड़े के या फिर चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े, कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा समझ लो। देखो बाहर से तो उसमें तिनके लगे होते हैं, लेकिन घोंसले में अंदर की तरफ से उसको मुलायम रखने के लिए चिड़िया ने, गौरैया ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था। क्या क्या? रुई के रेशे वगैरह, धागे या ऊन वगैरह, या फिर कहीं पर को उनको कपड़े का टुकड़ा वगैरह दिखाई दिया
किया होगा, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया होगा और ये सब चीज़ें लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक से जोर की आवाज आई। क्या आवाज थी? चींची चींची। बच्चों, चींची चिड़िया के चहकने की आवाज थी, है ना? पिताजी के हाथ ठिठक गए। ठिठक गए मतलब अचानक से रुक गए। यह क्या? क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। तो बच्चों, जब चींची की आवाज आई तो पिताजी के हाथ रुक गए अचानक से, और लेखक के दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या ये गौरैया है? क्या वो फिर से लौट आई है? और वो दौड़कर बाहर गया और बाहर जाकर उन्होंने देखा कि भाई गौरैया तो यहीं पर बैठी हुई है, वो भी गुमसुम सी, उदास सी, है ना? तो फिर अंदर उस घोंसले में कौन है? देखो, चींची चींची। फिर वही आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। तो बच्चों, क्या हुआ कि जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां पर उस घोंसले में, पंखे के उस गोले में से दो छोटी छोटी सी चिड़ियाएं, दो नन्ही नन्ही जो गौरैया हैं, वो सिर निकाल कर यानी उचक करके वो बाहर की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? तो बच्चों, जब लेखक ने देखा कि भाई इसके ऊपर तो दो छोटी छोटी सी गौरैया हैं उस घोंसले में, देखा तो पिताजी अभी भी वहीं पर खड़े थे। उनके हाथ में वही लाठी अभी भी थी जिस पर वो घोंसले का बहुत सा हिस्सा था, और वो जो छोटी छोटी सी गौरैया थी वो अभी भी नीचे को झांक रही थी और चींची की आवाज कर रही थी, मानो अपना परिचय दे रही हो कि भाई ये हम हैं, ये हमारा घर है, हम यहाँ आ गई हैं, और हमारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम कौन हो? इस तरह से वो चींची करती जा रही थी। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक का मतलब होता है हैरान होकर के, ठीक है, बिना कुछ बोले आश्चर्य से देखना। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनके में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। तो बच्चों, जैसा कि लेखक तो हैरान है ही, और वो उस घोंसले की तरफ देखे जा रहे हैं, फिर उनका ध्यान अपने पिताजी की तरफ गया और वो भी स्टूल से नीचे उतर आए थे, और जो उन्होंने लाठी पकड़ी थी ना, उस पर घोंसले के तिनके वगैरह अभी भी अटके हुए थे। उन्होंने लाठी को एक तरफ रखा, एक साइड रखा, और चुपचाप से बिना कुछ कहे, भाई वो भी तो हैरान है ना, वो जाकर के कुर्सी में बैठ गए। और इस बीच लेखक की माँ उठी और उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, और वो जो छोटी चिड़िया थी ना, वो हाफ हाफ कर, देखो हाफ हाफ कर मतलब डर करके, वो भी तो डरी हुई हैं। अचानक से उनके घोंसले में कितनी हलचल हुई है, और इतनी देर से उनके माता पिता पता नहीं कहाँ है ना? तो वो भी हाफ हाफ करके अभी भी चिल्लाई जा रही थी, चींची किए जा रही थी, जैसा कि अपने माता पिता को बुला रही थी। तो बच्चों, लेखक की माँ ने सारे दरवाजे क्यों खोले? ताकि वो जो बाहर चिड़िया बैठी हुई है ना, वो अंदर आ सके, ठीक है? उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। बच्चों, चुग्गा का मतलब होता है चारा या दाना, जो छोटे पक्षियों के लिए वो खाना लेकर के आए होंगे, ठीक है, उस खाने को कहते हैं चुग्गा। तो बच्चों, जैसा कि सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, तो अब वो जो बाहर बैठी थी गौरैया, वो भी झट से अंदर आ गई और अपने बच्चों से चींची करती हुई जा मिली और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में वो चुग्गा डालने लगी, वो खाना डालने लगी, ठीक है। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, वो गौरैया अपने बच्चों के पास आ गई थी और अब लेखक, उनकी माँ और उनके पिताजी ये सब कुछ बस देख रहे थे
और वो कर भी क्या सकते थे, है ना। और कमरे में फिर से शोर होने लगा। भाई, उन छोटी और बड़ी चिड़ियाओं का जो चहचहाना था, जो चींची की आवाज थी, वो फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब की बार जो पिताजी हैं वो परेशान नहीं थे, बल्कि वो उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। जरा सोच कर बताओ, ऐसा क्यों? देखो, लेखक के पिताजी मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें खुशी हो रही हो कि समय रहते घोंसला टूटने से बच गया और उन्होंने एक परिवार को बेघर नहीं किया। देखो बच्चों, अगर वो अपनी जिद में, अपने गुस्से में उस घोंसले को तोड़ देते तो क्या होता? वो बच्चे या तो घोंसले के साथ नीचे गिराते, या वो सिर्फ जिस वक्त अंडे ही थे उसी वक्त अगर वो घोंसला तोड़ दिया गया होता तो भी वही होता, अंडे नीचे गिर करके टूट सकते थे। मगर उनको बस इस बात का संतोष था, उनको सिर्फ इस बात की मुस्कुराहट थी चेहरे पे कि भाई, मैंने इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। चलो, जितना किया उतना किया, घोंसला तो वो फिर से ठीक कर लेंगी, लेकिन उनके बच्चे सही सलामत हैं, इसलिए वो अब परेशान नहीं थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। भीष्म साहनी, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। तो बच्चों, अब हम लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेखक से परिचय। बच्चों, ये हैं भीष्म साहनी। देखो, जब भी इस तरह से आपको सन दिए हों 1915 से 2003, तो इसका मतलब है कि इनका जन्म 1915 को हुआ है और 2003 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। बच्चों, उनको क्या क्या पुरस्कार मिले थे? देखो, तमस के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया था। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने गुलेल का खेल, इस तरह के बच्चों के लिए उन्होंने कहानियां लिखी हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।